जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस, एनसीईआरटी का चैप्टर 7 फेडरलिज्म। सो चैप्टर 7 फेडरलिज्म के बारे में दोस्तों क्या है, इसको अध्याय 7 ये संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, और संघवाद के बारे में अभी हम विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं कि भारत में ये किस तरीके से और कुछ अन्य देशों में भी फेडरलिज्म कैसा है। भारत और अन्य देशों के बीच का संघवाद फेडरलिज्म में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हम चीज़ों को बहुत विस्तृत में समझने वाले हैं दोस्तों। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा, एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव फन विथ आवर पॉलिटी नॉलेज। ठीक है। सो अगर इस चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे होंगे, आपके सामने बुक रखिए, एनसीईआरटी बुक रखिए, तो अगर आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट दो पेजेस हैं, नेक्स्ट 2 पेजेस पे भारत के दो डिफरेंट डिफरेंट मैप है। वन मैप इज ऑफ 1947, भारत जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय का मानचित्र है, और दूसरा 2017 का मानचित्र है। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि इन दोनों मानचित्रों को जब आप कंपेयर करते हैं तो आप बहुत फर्क पाएंगे दोनों में। क्या देख रहे हैं कि बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स हैव चेंज, राज्यों की जो सीमाएं हैं, है ना, वो बदल गई है। नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव चेंज, उनके नाम भी बदल गए हैं। और नंबर ऑफ द स्टेट्स हैव चेंज, तो उनकी जो संख्या है स्टेट्स की, जो राज्यों की संख्याएं हैं, वो भी बदल चुकी है। सो काफ़ी बदला हुआ दोनों मानचित्र आपको लगेगा। सो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट वी हैड ए नंबर ऑफ प्रोविंस, है ना। भारत जब आज़ाद हुआ था तो ऐसे बहुत सारे उसमें जो बहुत सारे प्रांत थे, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड ऑर्गेनाइज्ड ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो वो जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस हम उनको कहते हैं, वो डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे फॉर प्रशासनिक सुविधा के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। देन ए नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मर्ज विथ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडियन यूनियन। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो ये प्रोविंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे, है ना, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए प्रोविंसेस थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, है ना, जो बेसिकली देसी रियासतें थे, है ना, सरकार, जो प्रिंसली स्टेट थे वो मर्ज हो गए। ये बहुत सारे नए भारत के इंडिपेंडेंट जो यूनियन भारत, जो आज़ाद भारत का नया देश बना, तो उसमें बहुत सारे देसी रियासत को अपने आप मर्ज हो गए, उनमें भारत में उनका विलय कर लिया गया, खुद से भी हो गया और करवा भी दिया गया। तो बहुत सारे देसी रियासतों का विलय हुआ। एंड इनफैक्ट आप अगर पढ़ेंगे आगे तो, और आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो इनके नंबर बहुत ज़्यादा थे, कम 500 से भी ज़्यादा थे, है ना। दिस वेर ज्वाइंट टू द एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस। तो ये जो हमारे देश के जो प्रांत थे, एग्जिस्टिंग प्रांत थे, जो उस समय पहले से जो प्रांत बने हुए थे, बेसिकली ब्रिटिश प्रोविंस, उनमें इन रियासतों को जोड़ दिया गया। दिस इज़ व्हाट यू सी इन द फर्स्ट मैप। तो फर्स्ट मैप में आप ये देखते हैं कि भारत, आज़ाद भारत के समय का हालात देखते हैं। नाउ जो दूसरा मैप है उसमें देखते हैं कि अभी भारत के बाउंड्रीज उस समय से अभी तक बहुत जगहों पे वो बाउंड्रीज का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। एंड इस पीरियड में, इस लगभग 70 साल के पीरियड का ये फ़र्क बता रहा। सो नॉट ओनली द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट चेंज, सिर्फ बाउंड्रीज ही नहीं बदले, उनके बहुत सारे केसेस में उनके नाम तक बदल गए। और वो नाम क्यों बदले? मोस्टली वो जो नाम बदले हैं, वो जो वहाँ की जनता है, वहाँ के लोग हैं, विशेष ऑफ द पीपल, उनके विश्व में उनकी इच्छा थी, इसलिए ये नाम बदल दिए गए। जैसे कि मैसूर चेंज टू कर्नाटका, जो मैसूर राज्य था उसका नाम बदल के कर्नाटका कर दिया गया था। मद्रास चेंज बिकेम तमिलनाडु, जो मद्रास राज्य था उस राज्य का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया। सो आप देख रहे हैं कि पिछले 70 सालों में काफ़ी भारत का जो ये था, राज्यों में, प्रांतों में काफ़ी बदलाव आया है, बहुत तरीके से बदलाव आया है। सो इस चीज़ को यही हमें दर्शाता है, ये जो दो नक्शा है ना, यही हमें दर्शाता है कि भारत में संघवाद जो है, फेडरलिज्म इन इंडिया का कामकाज का क्या कहानी है, वो यहाँ पे हमें पता चलता है कि फंक्शनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। तो जैसा दोस्तों मैं हर एक चैप्टर के पहले आप लोगों को बताता हूँ कि वी शुड बी नोइंग कि इस चैप्टर के पढ़ने के पीछे हमारा क्या लक्ष्य है ना, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ें समझ पाएंगे, क्या हमें जानकारी हो जाएगी, और हम किन चीज़ों में थोड़ा हमारी नॉलेज का क्या इजाफा होगा अगर मैं इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद का मतलब क्या है ना, संघवाद एक्चुअली है क्या। तो इस चीज़ पे आप डिटेल में समझेंगे। फेडरल प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भारतीय संविधान है उसकी संघीय व्यवस्था जो है, उसके बारे में क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, वो हम पढ़ेंगे। द इशूज इन्वॉल्व इन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, है ना। तो केंद्र और राज्यों, सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो संबंध है ना, उसमें कुछ कुछ मुद्दे हैं, कुछ इशूज है। तो उन संबंध से जुड़े कुछ मुद्दे हम यहाँ देखेंगे। एंड द स्पेशल प्रोविजंस
for certain states having a distinct composition and historical features. तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके विशिष्ट प्रावधान है ना, डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन एंड हिस्टोरिकल फीचर्स। तो उनके कुछ बेसिकली विशेष किस्म की उनकी बुनावट है ना, उनका कॉम्पोजिशन कुछ विशेष तरीके का डिस्टिंक्ट है, और कुछ ऐतिहासिक विशेषता भी है उनमें, कुछ हिस्टोरिकल फीचर्स है। तो ऐसे राज्यों के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजंस है ना, इन राज्यों के बारे में कुछ विशिष्ट प्रावधान है। तो इन विशिष्ट प्रावधानों को भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि इन राज्यों के बारे में क्या डिफरेंट सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दोनों मैप की बात कर रहे थे दोस्तों, ये आपके बुक में है, आप इसको देखिएगा और उसके बाद साथ में ही आप जो मैं पढ़ा रहा था उसको आप एक बार कोरिलेट कर पाएंगे अगर आप सामने बुक लग कर पढ़ेंगे तो आते हैं हम सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं दोस्त, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है ना। तो इसके पीछे थोड़ी से एक यहाँ समझाई गई है कि यूएसएसआर है ना, सोवियत संघ, आप जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि कोल्ड वार एरा में बेसिकली जब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार दो पावर ब्लॉक थे, एक यूएसए एंड अनदर वाज यूएसएसआर है ना, जिसके विघटन के बाद, जिसके टूटने के बाद आज रशिया एक अलग कंट्री बन गया है। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। यूएसएसआर जो सोवियत संघ था वाज वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर है ना, वो विश्व की एक महाशक्ति था। बट आफ्टर 1989 के बाद इट सिंपली ब्रोक अप इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो ये कुछ अनेक स्वतंत्र देशों में बट गया। एंड वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर इट्स ब्रेकअप वाज एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर। और इसका जब ब्रेकअप हुआ, जब ये इसका विघटन हुआ, तो इसका बेसिकली अगर पता जब स्टडी की गई कि क्या रीज़न था, ऑफ कोर्स तो वन ऑफ द रीज़न वाज है ना, एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न कि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन, वहाँ पे शक्तियों का बहुत ज़्यादा ही केंद्रीकरण किया हुआ था ना, अत्यधिक केंद्रीकरण थे। एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, और जो शक्तियाँ थी वो कॉन्सेंट्रेटेड थे है ना, वो कुछ ही जगहों पे कॉन्सेंट्रेटेड थे। मतलब जो पावर ऑफ जो कहते हैं सेंटर ऑफ पावर, वो बहुत लिमिटेड जगह पे था। एंड द डोमिनेशन ऑफ रशिया ओवर द अदर रीजन्स विथ इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स ऑफ देयर ओन। और जो रशिया का जो एरिया था, जो वहाँ रशिया था, उसका अन्य क्षेत्रों के ऊपर जिनकी अपनी भाषा थी, अपना कल्चर था है ना, उन क्षेत्रों के ऊपर, जैसे कुछ क्षेत्र थे वहाँ पे जिनका अपना भाषा था, अपना कल्चर था, उन क्षेत्रों के ऊपर रशिया का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था है ना। जैसे कि उज्बेकिस्तान भी उसमें उसका पार्ट था, उसमें उसके ऊपर भी रशिया का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। सम अदर कंट्रीज लाइक चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैड टू फेस ए डिवीजन ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि जैसे यूएसएसआर टूट गया बिकॉज वहाँ पे एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ पावर था, एंड किसी एक क्षेत्र विशेष का किसी अन्य क्षेत्र विशेष पे दबाव था, उनका ऊपर डोमिनेशन था, जबकि उस क्षेत्र का अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी एक लैंग्वेज थी, अपनी एक कल्चर थी, बट डोमिनेशन था। तो ऐसे जगह, ऐसे कारणों से वो टूट गया। सिमिलरली चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया एंड हमारा जो नेबर है पाकिस्तान, ये भी टूट गया, पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बन गया है ना। सो कनाडा केम वेरी क्लोज टू ब्रेकअप, कनाडा भी एक टूटने के बहुत कगार पे आ गया था। बिटवीन इंग्लिश स्पीकिंग, जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं वहाँ, और कुछ फ्रेंच बोलने वाले क्षेत्र हैं। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग क्षेत्रों में, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में भी कनाडा की टूटने, विभाजन की संभावनाएं बढ़ गई थी। So isn't it a great achievement that India, which emerged as an independent nation in 1947 after a painful partition, has remained united over 7 decades of independent existence? तो अगर इन चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये एक वास्तव में एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है ना, ये बहुत ही महान उपलब्धि है भारत के लिए कि जो 1947 में आज़ाद हुआ आफ्टर ए पेनफुल पार्टीशन, जो खुद बहुत पार्टीशन, विभाजन के बाद, मतलब 1947 का जो विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, इतना दर्दनाक पार्टीशन था, पेनफुल पार्टीशन था। उसके बाद 70 साल, और आज हम बात कर रहे हैं 70, तो आज तो 2024 में जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो बेसिकली वी कैन से कि 78 सालों के बाद भी है ना, हैज़ रिमेंड यूनाइटेड, भारत यूनाइटेड रहा है, भारत में ऐसा विघटन नहीं हुआ। सो व्हाट अकाउंट्स फॉर दिस अचीवमेंट, ये अचीवमेंट जो है कैसे है, क्यों है, इसके पीछे क्या इस उपलब्धि का आधार क्या है
है ना. एंड कैन वी एट्रीब्यूट इट टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस दैट वी इन इंडिया अडॉप्टेड थ्रू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफ़ी कुछ श्रेय जो है भारतीय संविधान के द्वारा जो अंगीकृत संघीय व्यवस्था को कहा जा सकता है ना. तो जो भारत का जो संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर है बनाया गया, क्या उसका कोई रोल है इसमें? अगर आप इसमें सोचेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा. सो ऑल द कंट्रीज मेंशन्ड एवर वेयर फेडरेशंस, जो ऊपर जितने भी कंट्री थे जिनका उल्लेख किया भी मैंने, है ना, इन सब में संघीय राज थे, इन सब में फेडरेशंस था. इट दे कुड नॉट रिमेन यूनाइटेड, बट इसके बाद भी ये एकजुट नहीं रह सके. देयरफॉर अपार्ट फ्रॉम अडॉप्टिंग ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, द नेचर ऑफ दैट फेडरेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म मस्ट ऑल्सो बी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. तो अगर हम देखते हैं कि भारत नहीं टूटा, क्यों? तो भारत में फेडरेशन है, बट ऊपर सारे फेडरेशंस थे, पाकिस्तान, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, यूएसएसआर, सब एक तरह के फेडरेशन थे. बट वो फिर क्यों टूट गए, और कनाडा फिर क्यों टूटने की स्थिति पे आ गया था? सो ये सब चीज़ों से हम समझते हैं कि सिर्फ फेडरेशन डाल देने से, संविधान में सिर्फ संघवाद को अडॉप्ट कर लेने से बात नहीं होगी. किस तरीके का फेडरेशन है, नेचर ऑफ दैट फेडरल सिस्टम, वो जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, वो किस प्रकार की व्यवस्था है, उसकी प्रकृति क्या है, एंड द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, और वहाँ पे व्यवहार में वो फेडरलिज्म कितना डेप्थ में है, वो व्यवहार में है या नहीं है, और व्यवहार में है तो कितने डेप्थ में. सो ये सब भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदरवाइज फेडरेशन रहेंगे नहीं, टूट जाएंगे. सो इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शंस एंड इमेंस डाइवर्सिटीज. हम जानते हैं कि भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह एक विशाल है ना, एक इंडियन, इट्स कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, है ना. सो लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन, इट्स महाद्वीप की तरह विशाल है, और अनेक विविधताएं हैं, इमेंस डाइवर्सिटीज. देयर आर मोर देन 20 मेजर लैंग्वेजेस, यहाँ 20 से ज़्यादा मुख्य भाषाएं हैं, है ना, और अन्य एंड सेवरल 101-1, और अन्य छोटी छोटी भाषाएं तो सैकड़ों में है. इट इज़ द होम ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन्स, यहाँ पे बहुत सारे, है ना, प्रमुख धर्म है, रिलीजन्स है. देर आर सेवरल मिलियन इंडिजिनस पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री. तो कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे विभिन्न प्रकार के करोड़ों लोग, इंडिजिनस पीपल, है ना, मिलियंस, करोड़ों लोग डिफरेंट पार्ट में जो हमारी तरह कंट्री में है वो रह रहे हैं. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब के बावजूद, डाइवर्सिटीज वी शेयर ए कॉमन लैंड मास. इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारा जो लैंड मास है वो कॉमन लैंड मास है ना. वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन ए कॉमन हिस्ट्री, हमारा इतिहास भी कॉमन रहा है, सेम रहा है सबका, ठीक है. तो इतिहास हमारा सबका एक जैसा सा रहा है, हमने एक जैसा इतिहास साझा किया. स्पेशली व्हेन वी फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, क्यों? खास करके जब हम भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो और वो हमें एकरूपता प्रदान किया, हमारा इतिहास को एकरूपता प्रदान किया, क्योंकि हम लोग सब मिलकर एक ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं. वी ऑल्सो शेयर मेनी अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स. दिस हैज़ लेड टू आवर नेशनल लीडर्स टू विजुअलाइज इंडिया एज ए कंट्री वेयर देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड समटाइम्स इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज यूनिटी विद डाइवर्सिटी. और हम मेनी अदर, मतलब ये इतिहास और हमारा लैंड मास कॉमन होने के साथ साथ और भी बहुत अन्य फीचर्स है जो हमारे साथ में कॉमन रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. सो इस कारण से जो हमारे राष्ट्रीय लीडर्स थे, जो नेशनल लीडर्स थे, उनको विजुअलाइजेशन हुआ कि इंडिया इज ए कंट्री, भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, विविधता में एकता. हम बचपन से इस चीज़ को सुनते आ रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता है भारत में, और इन टू द एक्सटेंट कि समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिटी विथ डाइवर्सिटी. सो विविधताओं के साथ एकता है हमारे कंट्री में, एक्चुअली विविधता भी है और उनके साथ एकता भी है, यूनिटी विथ डाइवर्सिटी. So federalism does not consist of a set of fixed principles which are applied to a different historical situations. तो संघवाद कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं है, कोई सेट फिक्स्ड प्रिंसिपल्स इनके नहीं है, है ना, जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो जाए, जिसको हम हर एक हिस्टोरिकल कंडीशन में एक तरीके से डाल दें, ऐसा कोई सेट ऑफ सिद्धांत नहीं है. रेदर फेडरलिज्म एज ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इवॉल्व डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस,
है ना। तो अगर हम देखेंगे कि जो ये जो संघवाद का सिद्धांत है ये डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उभर कर आया है। अमेरिकन फेडरलिज्म, वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू बिल्ड अ फेडरल पॉलिटी, इज डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म। तो जो अमेरिका का जो फेडरलिज्म है, संघवाद है, वो एक तो एक्चुअली वो पहला एक अटेम्प्ट लिया गया है मेजर फेडरल पॉलिटी बनाने में, है ना। तो उसको हम देखेंगे अमेरिकन फेडरलिज्म जर्मन या भारतीय फेडरलिज्म से डिफरेंट है, बट देयर आर ऑल्सो फ्यू की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म। तो ये अलग है, लेकिन फिर भी संघवाद की कुछ मूल धारणाएं हैं, है ना, की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो उनकी कुछ मूल अवधारणाएं और विचार हैं, और ये अगर आप देखेंगे तो ये मोर और लेस एक सही फेडरलिज्म में ये जो की आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स है इसको एग्जिस्ट करना जरूरी है।